आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम शेखावाटी मिशन 100 की PDF संस्कृत विषय क्लास अपनी 10th होगी और संस्कृत विषय की PDF को हम हल करने वाले हैं। बड़े सरल और सहज होकर आप सुनेंगे समझेंगे तो संस्कृत विषय में अपना पेपर है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्लास अपनी होगी 10th और संस्कृत अपना विषय है। 3.25 घंटे का अपना पेपर होगा। पूर्णांक अपने होंगे 80। आपके सामने जो पेपर होगा वो 4 भागों में बटा हुआ होगा, अ ब स द खंड वाले। फिर उसमें 6 प्रकार के प्रश्न होंगे। कौन कौन से होंगे? बहुविकल्पीय होंगे, रिक्त स्थान वाले होंगे, फिर अति लघुत्तरात्मक, फिर लघुत्तरात्मक, फिर दीर्घ उत्तरीय और फिर होंगे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न 3 होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी 3 होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। लघुत्तरात्मक होंगे वो 7 होंगे, अति लघुत्तरात्मक 4 और रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न होंगे उनका अंक 1 होगा और रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके सामने होंगे। अब सबसे पहले हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे इससे बाहर नहीं आएंगे, इनको आप अच्छे से सीख लें। बहुविकल्पीय प्रश्न अपने जो चैप्टर हैं उनसे बनने वाले और अपने संस्कृत विषय के। बहुविकल्पीय प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सूची पर्यावरणम अपना चैप्टर है। सूची पर्यावरणम इति पाठ्य कस्मात् ग्रंथा संकलित है। कौन से ग्रंथ से लिया गया, संकलित किया गया है? कौन से ग्रंथ से लिया गया? आपके सामने अ ब स द ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये लस लतिका जो अपनी ग्रंथ है जिससे लिया गया है। कौन सा चैप्टर? सूची पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची पर्यावरण इति पाठस्य लेखक का। इस पाठ के लेखक कौन है ये बताना। तो हरिदत्त शर्मा, इसके लेखक कौन है? हरिदत्त शर्मा। केसा माला रमणीय, कौन जो माला है कौन सी माला रमणीय है वो बतानी है। केसा माला रमणीय, तो कौन सी माला है रमणीय? ललित ललताम। नेक्स्ट है, अत्र जीवित की दृश्य जातम, यहां जीवन जीना किसके समान है? सरल है, सुखद है, उन्नत है या दुर्वहम? तो कौन सा ऑप्शन है? दुर्वहम। मन शोषयत तनु पेशयत किम भ्रमति, मन के बारे में बताया। तो इसके लिए पृथ्वी है, सूर्य है या काल चक्र है या चंद्रमा है? तो क्या है? काल चक्र, जिसको संस्कृत में क्या बोलते? कालाय चक्रम, काल समय चक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, का रसाल मिलिता। ऑप्शन अ ब स द हमारे सामने है। तो नवमालिका। क्या ऑप्शन है? नवमालिका। मनुष्याणा शरीर से महान रिपुक, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु, रिपु का मतलब शत्रु, क्या है? आलस्य। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा महान रिपु है यानी बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। उदेन सम की नास्ते, उद्मेन, उद्मेन का मतलब होता है उद्यम परिश्रम। किसके समान है? सम मतलब किसके समान है? तो धन के समान है, शत्रु के समान है, बंधु के समान है या रूपम के समान है? बंधु के समान, मित्र के समान है। परिश्रम करना मित्र के समान है और आलस्य करना शत्रु के समान है। गुणी कैवती, गुणी है वो किसको जानता है? गुण को, निर्बल को, निर्गुण को या वायस को? गुण ही गुण को पहचान सकता है, वहां से लिया गया यानी गुण है। नेक्स्ट प्रश्न है, क न प्रीतो श्रेणी, धनवान,
मतः क्रोधः अकारण द्वेषी, जो अकारण गुस्सा करता है, द्वेष करता है। कै संपत्तो विपत्तो च एक रूपता भवति, संपत्ति और विपत्ति यानी जब संकट हो और समय अच्छा हो, दोनों ही समय एक जैसा ही हो। वो कौन हो सकता है? विद्वान या महान या धनिका या सज्जन। तो महानतम व्यक्ति होता है वो संपत्ति और विपत्ति, जब उसका समय अच्छा हो, उसके पास सब कुछ हो तो भी, और विपत्ति यानी कष्ट आए तो भी एक समान रहता है। पिक काको भेद कदा दृश्यते, किसमें भेद करता है? बसंते में, बसंत ऋतु है, बसंत समय। तिरुस्कुलरम इति ग्रंथ है मूलतः कस्या भाषाए रचयते, ये जो ग्रंथ है तिरुस्कुलरम, ये जो ग्रंथ है किस भाषा में रचा गया है? तो इस भाषा की जो रचना हुई है वो है तमिल भाषा, या तमिल भाषा में। मूर्ख की दृश्य फलम भुगते, किसका फल भोगते हैं मूर्ख? अपवक्रम का। लोकोस्मिनी चक्षुष्मत के प्रक्रियाता, विद्वांस। पिता पुत्राय बाल्ये ददाति, पिता है वो पुत्र को किससे बल दे सकता है? धन से, सहयोग से, विद्या धन से या परामर्श से? तो विद्या धन से उसको क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। प्राणियों भी विशेषतः कै रमणीय, सदाचार है। वाकपटु मंत्री कै न परिभूयते, प्रह। सरस शोभा भवित, सरस है वो कहाँ की शोभा को बढ़ाता है? सरस की शोभा कौन बढ़ाता है? मतलब हंस है, कमल है, राज हंस है, खग है, तो राज हंसेन। चातक कैन याचते, चातक किसकी याचना करते हैं? मेघान, मेघान मतलब बादल। अभोदा कुत्र संति, अभोदा का मतलब जल। अभोदा कुत्र संति, पानी है वो किसमें है? गगने वने वसुधा तरा, गगने। रसालु कुलानी के समासरंते, भृंगा, क्या होगा? भृंगा। कीदृश्य वचय मा ब्रूहि, दीनः, क्या होगा? दीनः। वने कै वस्ती, चातक। विमूढ़ी कीदृश्य वाचय परिजयते, परित्याजति, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? परुषाम। अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रजक, कौन है? बक, कौन है इसमें? बक। पिता कस्य रुग्णा नामकरणे व्याकुले जात, तनुजस्य, क्या आंसर है इसमें? तनुजस्य। जननी वात्सल्य इति पाठ है मूल कस्मा ग्रंथ है उदत, जननी तुल्य वात्सल्य जो अपना चैप्टर है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है महाभारत है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत है। वस्तु चोर कै आसित, आरक्षी। समग्र विश्व कै आतंकित दृश्यते, समग्र विश्व है वो किससे डरा हुआ है? भूकंप है। लव कुशने वंश कृतक है, लव और कुश है वो किस वंश से हैं? तो वह है सूर्य वंश से। वयोनुधात कै लालनित भवति, शिशुजन्य, शिशुजन है।
कस्य समक्ष यद्यपि मानववान कल्प एव प्रकृते। क्या होगा इसमें आंसर सही? प्रकृते। बुद्धिमती गहन कानने के दृश्य व्याघ्रम। बुद्धि बलवती वाले चैप्टर से है। बुद्धिमती गहन कानने, गहन मतलब गहरा, कानने मतलब वन, तो वहां क्या देखती है वो? व्याघ्रम। किसको देखती है? व्याघ्रम को। कै वातावरण कर्कश ध्वनि सा आकुली करोति। काक, किसकी जो ध्वनि है वो वातावरण को कर्कश करती है? काक यानी कौवा। वानर कस्य पूछे धनोती। सिंह से। कृष काय के आसित। अभियुक्त। गुजरात्रे कदा भूकंप विभीषिका संपूर्णता। गुजरात में भूकंप किस वर्ष आता है? 2001 ईस्वी में। राजपुत्र से किनाय आसित। राजपुत्र का नाम क्या है? राज सिंह। वयोनुधात कैलालायनी भवति। शिशुजन। बुद्धि बलवती सदायती पाठ कस्मात ग्रंथ संकलित। बुद्धि बलवती पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया ये बताना। सुख सप्तम। सुख सप्तते। वृषभ कूपपात भूमो। लोके महतो भयात कै मोचेते। बुद्धिमान। की कृत्वा मनुष्य नाव सिद्धति। उद्यम। के अंबर पथम अपोदिरे। पतंगा। अंबर मतलब आसमान। प्रजा सुखे कस्य सुखम। प्रजा का सुख है वो किसके सुख में है? राज्य यानी राजा के सुख में ही प्रजा का सुख है। सरस शोभा केन भवति। सरस है वो शोभा बढ़ाता है। राजहंसेन। विचित्र साक्षी इति पाठ केन विचरति। विचित्र साक्षी पाठ है अपना वो कहाँ से लिया गया है? कालिदासेन। दुर्लभ वृक्ष कुत्र पपात। क्षेत्रे। ये हमने ऑब्जेक्टिव पर्सन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ऑब्जेक्टिव पर्सन है, उन सबको कर लिया है। अब ना नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा सूची पर्यावरणम श्लोकों का भावार्थ। सूची पर्यावरण जो चैप्टर है उससे श्लोक है आपके सामने होंगे, श्लोकों का भावार्थ करना। तो अब हम करने वाले हैं श्लोकों का भावार्थ। ये श्लोक आपके सामने दिया हुआ है। कजमलिन धूम मुज्जति सतकटे के नाम। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले प्रसंग बताएंगे। प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम बताएंगे कि ये जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है। तो ये पद्यांश हमारी सेमुसी पुस्तक का नाम क्या है? सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सूची पर्यावरणम पाठ से लिया गया है। ये पाठ प्रोफेसर किसने लिखा है? हरिदत्त शर्मा ने। और कहाँ से संकलित है? लस लती का गीति संग्रह है वहाँ से संकलित है। भावार्थ बताएंगे कि इस पद्यांश का भावार्थ क्या है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं अर्थात काला काला धुआं छोड़ती शोर करती हुई रेलगाड़ियाँ की पंक्ति निरंतर दौड़ रही हैं। वाहनों की पंक्तियाँ असीमित हैं, इसलिए रास्ते में चलना भी दुर्भर हो गया है। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें चलना चाहिए। प्रस्तर तले, ये भी उसी चैप्टर से है, सूची पर्यावरण से। प्रस्तर तले तलात गुलमा नो भवती पिष्टा पाषाणी सभ्यता नरसिंगे
मानवीय जीवन कायते जीवन मरणम। तो इसका जब हम प्रसंग व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले तो प्रसंग लिखेंगे, कहाँ से लिया गया, पद्यांश कहाँ से लिया गया, समूसी पाठ से। समूसी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है और उसका चैप्टर है सूची पर्यावरणम से। ये पाठ है वो प्रोफेसर हरिदास शर्मा द्वारा रचित जो लसलती का गीतिक संग्रह वहाँ से लिया गया। इस पाठ में कवि भारतीय संरक्षण के आधार पे कहता है, पर्यावरण संरक्षण के आधार पे कहता है कि जो भावार्थ है उसको करेंगे फिर हम। लता वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों को के तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं, अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। सेवित्यो महावृक्ष फल साज समवंती यति दवात फल नास्ते छाया कीन निर्व्याते। प्रसंग करेंगे तो प्रसंग क्या बताएंगे, सेम उसी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और कहाँ से लिया है, सुभाषितानी से। सेम उसी हमारी पाठ्य पुस्तक है, सुभाषितानी है, वहाँ से लिया गया है। इसको बताना क्या चाह रहे हैं, पहले तो श्लोक आया कहाँ से है, भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है, भर्तृहरि के नीति शतक से। इस श्लोक में कवि महावृक्ष के बहाने से कहता है कि मनुष्य को महापुरुष की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वह उसके हित में है। भावार्थ क्या है, फलों और छाया से युक्त विशाल पेड़ का ही आश्रय लेना चाहिए। हमें आश्रय भी उस पेड़ का लेना चाहिए जिसकी छाया और फल हो। भाग्य में यदि फल परिणाम नहीं है तो भी कम से कम छाया तो मिलेगी, अर्थात छाया तो मिलेगी। ये इसका भावार्थ है। जब हम इसको करेंगे कि विद्वांस कै लोकास्मि चक्षुमंत प्रक्रियार्था अन्वेषा वदते तु चक्षु नोमिनी मते। प्रसंग कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सुक्ति पाठ से लिया गया। ये पाठ मूलतः कवि तिरुवल्लुवर कृत तिरुस्कूलर जो पीछे वो तमिल भाषा में था उसी से लिया गया है। इस पद में कवि ने विद्वानों को ही नेत्रों वाला बताया, बाकी तो बिना नेत्रों के ही है। क्या कह रहे हैं, भावार्थ क्या है, विद्वान लोगों को ही इस लोक में आँखों वाला कहा गया है कि विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके ही आँख हैं, बाकी तो सब क्या हैं, अन्य के मुख यानी आनन पर जो आँखें दिखती हैं वो सिर्फ दिखने के लिए हैं, आँखें वास्तव में होती नहीं हैं। ऐसा इसके द्वारा कहा गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया। तो पाठ्य पुस्तक तो हमारी एक ही है, सेमुसी है, और इसका पाठ कौन सा, सुक्ते है। और ये सुक्ते है, ये कहाँ से लिया गया है ये बताना है। फिर भावार्थ बताना कि विद्वानों की ही आँख होती हैं, बाकी के तो सबके जो आँखें दिखाई दे रही हूँ आँखें सिर्फ दिखती हैं, होती नहीं है। एकेन राज हंसेन शोभा सरसो भवेत। राजहंस किसकी शोभा बढ़ा रहे, न बक सहीण प्रीति सुवासिनी। प्रसंग है वो बताना पहले तो, पाठ्य पुस्तक से मुसी से लिया गया, कहाँ से, अन्योक्ति से। और ये श्लोक पंडित राज है जगन्नाथ करत भामिनी विलास ग्रंथ से लिया गया, भामिनी विलास ग्रंथ से लिया। इस श्लोक में कवि क्या कहना चाहता है, सर्जन दुर्जन का भेद का वर्णन कर रहे हूँ। भावार्थ क्या है कि एक हंस में, एक जो हंस है वो तालाब की शोभा होनी चाहिए, चारों ओर किनारे पे रहने वाले हजारों बुगलों से वह शोभा नहीं हो सकती। जो एक राजहंस से शोभा होती है वैसी शोभा हजारों बुगले हों किनारों पे तो भी नहीं हो सकती। पठित पद्यांश प्रश्न उत्तराणी, ये पद्यांश पढ़ना है। एक प्रश्न आपका इस प्रकार से आएगा कि आपका पद्यांश है वो पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। निम्नलिखित श्लोक पठित्वा एताधारित प्रश्न नाम उत्तराणी निर्देश लिखत। इसको पढ़कर इसमें से उत्तर देने। दुर्वहंत जीवित जात प्रकृति वरेण शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्य चलनित काल चक्रम मन सोयत तनु पेश यद भ्रमति सदा वक्रम।
इसमें से प्रश्न बन रहे हैं उनके उत्तर देने। एक पदेन उत्तर लिखना है। कुत्र ध्रुवहम जीवित, तो कहाँ, लोके यानी संसार में। अनीस की चलती, कालचक्रम। पूर्ण वाक्य लिखना है। पूर्ण वाक्य में अत्र जीवित की दृश्य जातम, तो अत्र जीवित ध्रुवहम जातम। कहने का मतलब ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं इनका उत्तर हमारे ये इसी में है। ये रहा कालचक्र में, ये रहा, तो इसी के मध्य है, इसी में उत्तर है और इसी को, इन ही उत्तरों को हमें लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप कर लेंगे। इसको हल कर लेते हैं हम। गुणी गुणी वेति न वेति निर्गुण। गुणी गुणी यानी गुणी जो व्यक्ति है वो ही गुणों को समझ सकता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं समझ सकता। बली बल है, बली जो लोग होता है, बलवान होता है, वो बल को समझ सकता है। वेति निर्बल है, निर्बल नहीं समझ सकता। पिको बसंताय गुण गुण न वायस। पिक यानी बसंत के जो गुण हैं वो किसको पता है, कोयल को पता है। वायस यानी जो कौवा होता है उसको नहीं पता। कैरी च से बल न मुस्क। एक पदेन में उत्तर देना है। कै गुण वेती, गुण ये पहले आंसर है, गुणी। दूसरा लिखना है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। गज कस से बल जानती, तो गज सिंह से बल। निर्बल न जाननी, निर्बल क्या नहीं जान सकता, बल को नहीं जान सकता। भाषिक कार्यम गुणी इति कृत पदस्य क्रियापद किम वेत्ति। क्रियापद है इसमें गुण वेत्ति, वेत्ति क्रियापद कृत पद श्लोक किम अस्ति, तो गुणी है इसमें। तो इस प्रकार से इनमें आपको उत्तर देना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने होंगे, उनको आपको उत्तर देना है यानी हल करना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतद आधारित प्रश्नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत। गद्यांश आएगा, गद्यांश में से आपको प्रश्न है वो सिलेक्ट करने। तो पहले सबसे पहले तो आप थोड़ा इसको पढ़ें, फिर ध्यान से पढ़ने के बाद आप एक बार प्रश्नों की ओर जाएं कि इनमें से कौन से प्रश्न पूछे गए। फिर आप प्रश्नों को सिलेक्ट करें, आंसर सिलेक्ट करें। जैसे एक पदेन उत्तर इय कस्य भैरव विभिक्षिका आसित। भैरव विभिक्षिका शब्द ये है, तो हमारा उत्तर इसी का अगला ही है, कच्छ भूकंप से। तो यही लिखना है हमें, कितना आसान है। फिर कस्मिन वर्षे पाकिस्तान भूकंप, पाकिस्तान भूकंप शब्द है वो ढूंढना है हमें। ये लाइन पूरी है, तो यहाँ से शुरू हो रही है, कब भूकंप आया, इसको लिखना है। तो इसी में से सेलेक्ट करके हमें आंसर देने हैं। तो 2-3 जो भी आपके अभ्यास हैं इनको अच्छे से कर लेंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। अधोलिखित नाट्य पठित्वा एतधारित लिखत। इस नाटक को पढ़ना है, फिर इसमें से उत्तर देने। नाटक है ये किसके बीच, राम लव कुश विदूषक, इनके बीच वार्तालाप है, यानी नाटक का मंचन हो रहा है। इसमें से प्रश्नों को सिलेक्ट करना है। जैसे ये इसमें से हम कर लेते हैं कि प्रजा सुखे सुख राज्य
यानी प्रजा के सुख में ही किसका सुख है? राजा का है। प्रजाना च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ना प्रियम हितराज्ञ, प्रजानो तो प्रिय हितम। एक पद में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना। केन समय वृद्धा न पाए तो, हिंदी में एक आपके सामने होगी कहानी, या कहें कि पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखत ऐसे आएगा। जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला जो कहानी है, कथा है, उसका सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। तो इसमें कैसे लिखते हैं और ये पूरे में से पूरे मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं? पाठ है जननी तुल्य वत्सला। प्रस्तुत पाठ जननी तुल्य वत्सला में वर्णित कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई। कहाँ से ली गई है? वन पर्व से। ये कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है, यानी सभी प्राणी हैं वो समान हैं, इस प्रकार की भावना को जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान के दो बैलों, कोई किसान है वो दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था, यानी कमजोर था, एक बैल मजबूत था और एक कमजोर था, तथा तेज चलने में असमर्थ था, यानी एक बैल तेज नहीं चल सकता था क्योंकि वो कमजोर था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को अत्यधिक कष्ट देता था। जब वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा तो भूमि पे गिरी हुई अपने पुत्र यानी बैल को, किसान का पुत्र के समान जो होता है बैल, उसको देखकर गौ माता नहीं, जब वो बैल है वो हल को नहीं उठा पाता और असमर्थ होकर गिर जाता है, तो भूमि पर जो गिरा हुआ है बैल यानी किसका पुत्र? गौ माता का, गाय माता के आंख में आंसू आ जाते हैं। गाय माता का नाम क्या है? सुरभि। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने इसका कारण पूछा। सुरभि ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मैं अपने पुत्र बैल की दीनता यानी कमजोरी को देखकर रो रही हूँ। वह दीन है, कमजोर है, ऐसा जानकर भी किसान जानता है, किसान फिर भी उसको क्या कर रहा है? प्रताड़ित कर रहा है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं। इंद्र ने सुरभि से कहा कि तुम्हारे तो क्या है? हजारों पुत्र हैं, फिर भी इस तरह इसका प्रेम क्यों है? इससे आपका प्रेम क्यों है? तो इंद्र क्या कहता है कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं। सुरभि गाय को कहता है, फिर इससे आपको इतना प्रेम क्यों है? तो सुरभि क्या कहती है? क्योंकि यह मेरे अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता को स्नेह समान भाव से होता है, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता को अधिक कृपा रहती है। ये कौन कहता है? सुरभि। किसको? इंद्र को। गोमाता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है, यानी हृदय पिघल जाता है। इंद्र की कृपा से तेज वर्षा हो जाती है। इंद्र ने अपनी कृपा बरसाई और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी जगह पानी पानी हो जाता है। इससे किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला जाता है। कथा के अंत में कहा गया है कि सभी संतानों से माता का समान रूप से स्नेह भाव होता है, किंतु दीन पुत्र यानी कमजोर पुत्र के प्रति माता के मन में अतिशय प्रेम यानी अधिक प्रेम होता है। कहानी का सार समझ में आ गया होगा। हमने किस कहानी का सार किया है? जननी तुल्य वत्सला। कहानी बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही धीरे से समझाई है। सबसे पहले आपको शुरुआत ऐसे करनी है चैप्टर में, अपनी नोटबुक में, कि प्रस्तुत पाठ है वो जननी तुल्य वत्सला पाठ में है, वो वर्णित कथा
महाभारत के वन पर्व से ली गई और ये कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना को जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा है। उनमें से एक बैल क्या है, एक बैल जो है वो कमजोर है, तो उसकी कहानी आपको बतानी। नेक्स्ट एक कहानी हम और करेंगे, बुद्धि बलवती सदा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों। इनमें से एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। अच्छे से पढ़ के जाएं, समझ के जाएं, लिख कर अभ्यास कर लें, लिख कर अभ्यास कर लें ताकि अच्छे से लिख सकें। बुद्धि बलवती सदा, बुद्धि है वो हमेशा ही बलवती होती है, ताकतवर होती है कहने का मतलब। बुद्धि बलवती सदा पाठ कहाँ से लिया गया, मूलतः सुख सप्तमी नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला है, उसके बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से वो अपनी बुद्धि से कोई समस्या है उसको हल करती है, इसलिए बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। पाठ अनुसार देउल नामक गांव का क्या नाम है, देउल नामक गांव में राज सिंह नाम का एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी काम से अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर यानी पीहर जाती है। रास्ते में गहन जंगल में, यानी जंगल है वो घना है, उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। वह शीघ्र ही धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोलती है, यानी थप्पड़ मारना नहीं चाहती माँ, लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धि को यूज करती है और अपने दोनों बच्चों को दृढ़तापूर्वक अपने बच्चों को क्या मारती है, थप्पड़ मारती है। क्यों एक बाघ की खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, यानी बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, ये बोलती भी है। अभी इसे ही बांट कर खा लेना, ऐसे शब्द उस बाघ को देखकर वो अपने पुत्रों से कहती है। बाद में अन्य कोई बाघ देखा जाएगा। यह सुनकर बाघ उसे व्याघ्र मानकर भयभीत होकर भाग जाता है, किंतु एक धूर्त सरगाल की बातों में आकर वह उस सरगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वहीं जंगल के मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युत्पन्न जो बुद्धि वाली वह महिला सरगाल को झिड़कती हुई और धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है और ये देखकर भयभीत हुआ जो बाघ होता है वो सरगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ से, जो कि अत्यंत महान भय युक्त हो जाती है, भय मुक्त हो जाती है, यानी डर से मुक्त हो जाती। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती। सार क्या निकला कि बुद्धि ही बलवती होती है। विचित्र साक्षी थी कथाएं हिंदी में लिखो। इस पाठ का हिंदी में सार लिखना है। विचित्र साक्षी नामक पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति कैसा है, निर्धन है, गरीब है, यानी एक गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके धन एकत्रित करता है और उसने अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में प्रवेश करा दिया। एक बार वह अपने बीमार पुत्र से मिलने के लिए धन अभाव के कारण पैदल ही चल दिया। रास्ते के समय एकांत प्रदेश में पैदल जाना उचित नहीं है, ऐसा मानकर वह पास ही स्थित गांव के किसी गृहस्थी के घर में रुक गया, क्योंकि रात के समय उसे लगा कि पैदल चलना सही नहीं है। एकांत मतलब वहां ज्यादा लोग नहीं थे। दुर्भाग्य से उसी रात को उस घर में कोई 4 चोर थे, वो अंदर घुस गए। जिस घर में वो रुका था उसी घर में चोर अंदर घुस गए और एक संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज से वह तिथि जाग गया और चोर का पीछा करते हुए पकड़ लिया, किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा।
यह चोर है, ये चोर है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर पकड़ लेते हैं और भला बुरा कहते हैं। यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था, किंतु उसकी चालाकी से सिपाही ने भी उस अतिथि को ही चोर बताकर जेल में डाल दिया। जो चोरी कर रहा था वो चौकीदार था, लेकिन उसने अपनी चालाकी से किसको चोर साबित कर दिया? अतिथि को, जो रुका हुआ था उस घर में। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। आदेश अनुसार शव लाते समय मार्ग में जब असली चोर ने कहा कि तुमने मुझे चोरी करने से रोका था, अब उसका फल भोगोगे। तुम्हें चोरी के आरोप में 3 वर्ष की सजा होगी। न्यायालय में शव लाने के बाद न्यायाधीश ने क्या किया? फिर से उन दोनों से घटना के विषय में पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा, तभी उस शव ने अपने दुपट्टे को हटाकर एक न्यायाधीश को प्रणाम करके मार्ग में चौकीदार द्वारा जो कुछ कहा गया था वह सब सुना दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। कहानी का सार क्या है कि बुद्धिमान लोग नीतिपूर्ण युक्ति से अत्यंत कठोर कार्य को भी क्या कर देते? सरलता से संपन्न कर देते। ये इस कहानी का सार था। इस प्रकार की मंजूषा आपके सामने होगी। अधोलिखित श्लोक का अन्वय मंजूषा पदानी चित्वा पूर्वतः। इस प्रकार से आपके सामने खालिस्तान दिए हुए होंगे, आंसर यही दिए हुए हैं। पुरुष, अक्षर, योजक, मूल, इनको भरना है। पहले कॉलम में क्या आएगा? अक्षर आएगा, दूसरे में मूल आएगा, तीसरे में पुरुष आएगा, चौथे में योजक आएगा। इस प्रकार से भरना पड़ेगा। श्लोक लेखन। एक आपको श्लोक लिखना पड़ेगा जो श्लोक आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। सब पाठ्य पुस्तक श्लोक लिखत यदा अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। एक ऐसा श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में नहीं आया। जैसे आलस्य ही मनुष्याणां शरीरः महान रिपु, यह आप कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा कर सकते हो। तो इनमें से आपको 2 श्लोक अच्छे से याद करके जाने हैं ताकि आप अच्छे से कर सको। संपत्तो विपत्तो च महतो मेक रूपता, उदेव सविता रक्तो रक्त नास्ते तथा। प्रश्न निर्माण के प्रश्न भी आपके सामने होंगे कि प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है। अधोलिखित अपठित गद्यांश, फिर आपके सामने अपठित गद्यांश पे आएगा और अपठित गद्यांश में से आपको पढ़ते हुए गद्यांश मैंने बता दिया कि गद्यांश में से आंसर हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सरल है। 2-3 अपठित गद्यांश का आप अभ्यास कर ले और आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर ले। अब आपके संस्कृत में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। सबसे पहले संधि वाले प्रश्न है। कौन से पद की कौन सी संधि है? जैसे मनः प्लस रथ, मनोरथ में कौन सी संधि है? उत्स्वम संधि। उच्चारण, उत् प्लस चारण, संधि का नाम लिखना है। सज्जन, सत प्लस जन, इसमें भी संधि का नाम लिखना है। तो संधि को आप अच्छे से ध्यान में रखें। जैसे नमस्ते है, नमः प्लस ते, सत्व संधि है। समास भी आपके आएंगे और समास में आपको विग्रह करना है, फिर समास का नाम लिखना है।
जैसे अनुराजम है। समास विग्रह करेंगे, फिर समास बताएंगे कौन सा समास है, इनका भी अभ्यास कर लें। कारक भी आएंगे आपके। रेखांकित पद विभक्ति तत् कारण लिखत। उदाहरण, विभक्ति और कारण। इनको आसानी से देखकर, आसानी से पढ़कर आप कर सकते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय भी करना है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रत्यय दिए हुए हैं, जैसे धनी है, धन प्लस इनी। शिक्षिका है, शिक्षक प्लस, इसको कर दें आप। ये प्रत्यय दिए हुए हैं आपके अभ्यास के लिए। शब्द रूप प्रकरणम, शब्द रूप भी लिखने पड़ेंगे आपको। जैसे छात्र है, तृतीय विभक्ति एक वचन क्या बनेगा इसका? छात्रेण। हरि है, इसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन बनाना है तो हरिम। चतुर्थ विभक्ति में हरिये। गो है तो ग्रामय। गुरु है, गुरुअम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। और इधर छात्र सप्तमी विभक्ति बहुवचन बनाना है तो क्या बन जाएगा? छात्रेषु। तो विभक्ति दी हुई है, विभक्ति को आप आसानी से कर सकते हैं, सरल है विभक्ति। धातु रूप भी आपके आएगा, भू है, इसका लट लकारस से प्रथम पुरुष से एक वचन लिखना है तो बहुती। और भू लट लकारस से प्रथम पुरुष से बहुवचन लिखना है तो भवंती हो जाएगा। उपसर्ग, उपसर्ग में अव उपसर्ग से बनने जाए। अव प्लस नति, अवनति। अव प्लस गमन, आवागमन। अव प्लस अस्था, अवस्था। अप उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं और प्रत्यय हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं, और शब्द का अर्थ है वो चेंज हो जाता है, ये तो आपको ध्यान है। अवयव, संज्ञानम, ये जो शब्द हैं, जैसे 151 शब्द है, इसको आप संस्कृत में कैसे लिखोगे? 600 जो शब्द है इसको षट सप्तम, षट सप्तम इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इनका अभ्यास कर लें। इनमें से दो प्रश्न, दो आएंगे आपके और आपसे पूछे जाएंगे। प्रार्थना पत्र मैंने बता ही दिया, आपका अलग से डाला हुआ है कि संस्कृत में प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। एक चित्र आधारित तो वर्णन के आधार पे एक मंजूषा आएगी आपकी, और इसको आपको देखकर भरना है, तो इसका भी अभ्यास कर ले। फिर आपके कुछ शब्द हैं, वाक्य आएंगे जो कि हिंदी में आएंगे, उनको संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे रमेश ने आज नहीं पढ़ा, रमेश अध्ययन न पठितवान। हम दोनों पाठशाला जाते, आवा पाठशाला गच्छाओ, ते संस्कृत वदति, वे सब संस्कृत बोलते हैं। तो ये जो हिंदी के वाक्य होंगे इनको संस्कृत में करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपके आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संस्कृत में अच्छे से समझ में आ गया। एक आपके आएगा ये वाला घटनाक्रम संयोजन वाला, इसको कैसे करते हैं तो आप कर लेंगे। घटना संयोजन का जैसे कि क्रम से करना है, घटना संयोजन का मतलब है क्रम से करना है। ये क्रम से नहीं दिए हुए, इनको क्रम से करना। जैसे घटे जलम अल्प आसित, घड़े में जल था वो कम था। तस्य मस्तिष्क एक विचार समागत, एक विचार आया दिमाग में। एक पिपास का आसित, एक प्यासा हुआ कौवा आया। सपाषाण खंडाती अक्षय जल ऊपर है, मतलब उसने घड़े में कुछ खंडित मतलब कंकर पत्थर डाले, पानी ऊपर आ गया।
स वने एक घटम अप्रस्यात्, एक वन में एक घड़ा था। जल पीत्वा काक तत् आगच्छत, तो सबसे पहले क्या आएगा? एक प्यासा कौवा। पहला तो ये हो जाएगा कि एक प्यासा कौवा आता है पहला। फिर दूसरा, उसने एक घड़ा देखा जंगल में, दूसरा हो गया। घड़े में क्या था? पानी कम था, तीसरा ये हो गया। दूसरे पे ये हो जाता है, तीसरे पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चौथा क्या होगा? फिर दिमाग में उसके विचार आया, चौथा ये हो गया। पांचवा ये हो जाएगा, उसने कंकड़ पत्थर डाले। छठा क्या हो जाएगा? उसने पानी पी लिया और क्या हो गया? उड़ गया। ये छठा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक घटनाक्रम आएगा, उसको अच्छे से संयोजित करना है, करने का मतलब। और यहाँ आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आपको लेने। ये यहाँ उत्तर आपका बनाकर दे दिया और मैंने बता दिया कि कैसे आपको हल करना है। वैसे और भी 2-3 दिए हुए हैं, इनको आप कर लें, क्योंकि कहानी होती है जिसको आपको व्यवस्थित करना है, क्रम से करना है। इसका मतलब ये है। अनुच्छेद लेखनम, ये आपकी एक मंजूस आएगी, उसी को लिखना है। नेक्स्ट हम करेंगे मॉडल पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं या आपका कोई भी दोस्त रिश्तेदार जिसने वर्तमान में 10th में है, 12th में है या 11th में है, उसे करियर की चिंता है या 12th कर चुका, तो अपने चैनल पे करियर आपकी काउंसलिंग है उसका वीडियो डाला हुआ, उसको देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। थैंक्स।